हाँ जी, बताइए कैसे हो आप? कैसा रहा आज का पेपर? मैं सबसे पहले आज आपको साइकोलॉजी के पेपर जो है उसके क्वेश्चन में जो आपको स्रोत भी बताऊंगा साथ साथ में, और उसका आंसर भी बताऊंगा। वैसे साइको के जो सवाल थे वो सवाल काफ़ी सरल थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। और ये मुझे बात याद आती है कि जब हमने स्टेट लेवल की टेस्ट सीरीज चलाई थी, उस समय हमने काफ़ी बार पेपर टफ देने की जब कोशिश की, तो एक तो सेंटर हेड के द्वारा, उनके द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा ये विरोध किया गया कि सर इतना आप टफ पेपर दे रहे हो, संकल्प का पेपर इतना कठिन आता है, इसलिए हम संकल्प का टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। हम बहुत निराश हो रहे हैं, हम बहुत उदास हो रहे हैं, और ये टेस्ट सीरीज हमें नहीं देनी है। ऐसी स्थिति में कई विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था, और विरोध करने के कारण हमें भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ा। हमें ऐसा लगा कि पुराना पैटर्न जो है उसके अनुसार अपन लोग चलते हैं। जबकि आलोक राज जी ने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि अब कथन, कारण, निष्कर्ष, इसके हम सवाल पूछेंगे। तो फिर अब जब वैसे सवाल वे पूछने के लिए कह रहे हैं, तो हमें थोड़ा तैयार रहना चाहिए। बाकी हाँ, मैं इतना मानता हूँ, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि ये जो पेपर है वो पेपर आपके लेवल से काफ़ी गुना ज़्यादा था। एक विद्यार्थी का लेवल होता है कि जैसे बीएसटीसी करने के लिए आपकी योग्यता है कि 12th पास। 12th पास के बाद में आप लोग बीएसटीसी कर लेते, बीएसटीसी करने के बाद में रीट पास करते हो, रीट पास के करने के बाद में आप लेवल फर्स्ट में टीचर बनते हो। लेवल फर्स्ट में जब आप टीचर बनते हो तो आप क्लास फर्स्ट से लेकर के और 5th तक की क्लास को आप पढ़ाने के योग्य होते हो। और जब इस क्लास को पढ़ाने के योग्य टीचर के लिए इस तरह से पेपर दे दिया जाए, तो सीधी सी बात है, उनको एकदम यूँ लगता है कि पता नहीं हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा कर दिया। पेपर मैनेज करना विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी चीज़ें रही हैं। और इसमें जो विद्यार्थी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने बढ़िया तरीके से मेहनत की है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भले आरएस लेवल का आया, कैसे लेवल का आया। ये मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था उसी दिन, आपने देखो मेरे वीडियो को आप लोग सुनना। उस लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे बोला था, मैंने कहा देखिए, पेपर यदि कठिन आ जाता है तो धैर्य बना करके रखना, पेपर यदि सरल आ जाता है तो आप ज़्यादा उछल कूद मत करना। दोनों बातें मैंने वहाँ पर बोली थी। और जब इस तरह से जब पेपर आया, तो आप लोगों को एक तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले 4th ग्रेड की मेरिट ने काफ़ी डरा दिया, और 4th ग्रेड की मेरिट से डरने के बाद जब पेपर देने के लिए पहुँचे, तो वहाँ गए तो आपके सामने ये चीज़ आ गई कि साहब 61 पेज का पेपर, यानी कि एक पूरी पूरी किताब सामने ला करके रख दी कि ये लीजिए साहब, अब पेपर दे दीजिएगा। तो कोई नहीं, थोड़ा संक्रमण विद्यार्थी का, अभी संक्रमण काल चल रहा है विद्यार्थी का, क्योंकि इस समय आरपीएससी और आरएसएसबी का गजब का खेल चल रहा है। एक 40% से नीचे का खेल खेल रहे हैं, और एक 80% से ऊपर का खेल खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत है कि अभी इन समय विद्यार्थी भी भ्रमित हैं। कोई नहीं, आप लोग मस्त रहो, हम आपके साथ में हैं। और अच्छा होगा, सारी चीज़ें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उन कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कस करते हैं, फिर आपकी बात पर भी साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। और उस समय अपन शुरू से कहते थे, मैंने मेंटर बैच लिया तब भी उस समय कहा था कि ये शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्तियों के शैक्षिक और कार्य दशा दोनों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन? 95 नंबर जो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन हूबहू कॉपी किया गया है किसके माध्यम? एनसीईआरटी 11, ये जो है ना एनसीईआरटी जो 11th की बुक है, उसके पेज संख्या 13 से लिया, ये हूबहू वहां से कॉपी किया गया। तो यहाँ पर इसका जो ये लिया गया, इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का सरोकार शिक्षा, उपबोधन, अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधान से भी होता है। बहुत आसान, सरल और बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बस ये है कि अब जो है ये एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को पेज वाइज, लाइन वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब केवल मोटी मोटी बातें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक एक पेज इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, और एक एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 98, ये 98 साइकोलॉजी का प्रश्न था। 98 देखिएगा, प्रश्न क्या है? अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है।
कुछ भी चेंज नहीं किया है, हूबहू पूछा है। एनसीईआरटी 11 पेज 113 पर, एनसीईआरटी है ना, कौन सी पुस्तक, 11, और ये पेज संख्या किस पर पूछा है, पेज संख्या 113 पर दिया हुआ है। एज इट इज कॉपी की है, सीधा पूछा है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया क्रिया है और व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सही है। और इसका भी उत्तर इसमें दिया गया उत्तर, इसका भी उत्तर सी है। मनोविज्ञान के जितने भी सवाल हैं उन लगभग सभी का उत्तर सी है। कोई एक आधे का ए है तो अलग बात, मनोविज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर सी है। ये हूबहू सारणी कॉपी की है, जैसी दी हुई वैसी वैसी कॉपी की। एनसीईआरटी के अंदर 72 पेज देखना, एनसीईआरटी 11th की जो पुस्तक है, और पेज संख्या कितने पर, 72 पेज संख्या पर बिल्कुल सीधा सीधी सारणी दी गई है। और इसके अंदर ए बी सी और डी उत्तर, तो इसका भी उत्तर कौन सा है, सी उत्तर है, सी इसका भी उत्तर है। तो ये कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं किया, और ये चीजें तो अपन ने खूब पढ़ी भी है साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर ये पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ये भी ये जो आपके 12th के बुक के अंदर दिया, ये 11 से नहीं पूछा है। एनसीईआरटी अब की बार ये 12th की पुस्तक है उसमें से पूछा है, और ये पेज संख्या कितने पर दिया गया है, पेज संख्या 22 पर दिया। बिल्कुल लिखा हुआ, टॉरेंस लिखा हुआ, परमेश लिखा हुआ, गिलफोर्ड लिखा हुआ, कोहलबर्ग इसके अंदर नहीं है। तो ए बी और सी, इसका उत्तर भी क्या है, सी है। तो इसका उत्तर ए बी सी। अब देखो 11-12 की पुस्तकों में से हूबहू सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल देखो, आपका अगला सवाल सीधा सीधा, मतलब आंकड़े भी चेंज नहीं किए। 120 वर्ष की मानसिक आयु, 10 वर्षीय बच्चे की बुद्धि लब्धि, ये भी 12th के पेज संख्या 12 पर। एनसीईआरटी 12th की पुस्तक है, और पेज संख्या कितने पर है, पेज 12 पर ये दिया हुआ, पेज संख्या 12 पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी इन्होंने नया नहीं, हूबहू सेम टू सेम कॉपी करके प्रश्न पूछे। उसके बाद में आपके जो है ये वाला जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा टफ दिया है काल क्रम के अनुसार बुद्धि का। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखते हो कि अल्फ्रेड बिन्ने का सबसे पहले है, तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल जाता है, बिन्ने पहले हैं और उसके बाद में अल्फ्रेड बिन्ने, तो यहाँ पर ए आंसर मिल जाता है। बिले के बाल्ट है, एम्प्रेस है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ए होगा। ये देखो ऐसे हूबहू नहीं मिला क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है ना। उसके बाद में ये प्रश्न बहुत आसान था, मैं स्रोत बता रहा हूँ साथ में, बाकी क्वेश्चन तो सरल था। ये एनसीईआरटी किस में पूछा गया है, 12th की पुस्तक के अंदर पूछा गया है, और पेज 35 पर यह प्रश्न दिया हुआ है, पेज संख्या 35 पर, और इसका उत्तर भी क्या है, सी है। देखिए लगभग सभी का उत्तर इन्होंने सी दिया है ना। ये आपके 122 नंबर क्वेश्चन जो है ना, प्रश्न संख्या 114 है, और ये एनसीईआरटी 11th की पुस्तक है, और ये पेज संख्या कितने पर दिया गया है, और ये पेज संख्या 132 पर दिया गया है। इसका आंसर भी क्या है, सी है। देखो मनोविज्ञान का ये जिसकी भी पीडीएफ आई है, उस विद्यार्थी ने अच्छे तरीके से सवाल अटेंड किए हैं और बढ़िया तरीके से उसका उत्तर दिया है। और ये क्वेश्चन देखो, ये भी हूबहू पूछा गया, एनसीईआरटी 11th से पूछा गया। मैं एनसीईआरटी ये 11th से पूछा गया है, और इसका पेज संख्या जो है, पेज संख्या कितने पर दिया हुआ है, 73 पेज संख्या पर दिया हुआ। हूबहू इसका आंसर है, और ये आंसर आपके फिर वापस हो गया कौन सा, सी। बहुत आसान है, ये लगभग सभी ने ये उत्तर दिया है। ठीक है ना, सब ने ये उत्तर दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है अल्बर्ट बंडूरा वाला, ये भी बहुत आसान है। अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, प्रोडक्शन, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, और ये उत्तर आपके इसमें भी उत्तर कौन सा है, ये भी 12th में दिया हुआ उत्तर, इसके अंदर भी है सी है, इसके अंदर भी उत्तर सी होगा, ये उत्तर इसके अंदर सी है। देखो आंसर की हम लोग पूरी आपको बता रहे हैं, पूरी आंसर की डिटेल से दे रहे हैं, लेकिन आंसर की आपको विथ प्रमाण के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिना प्रमाण आंसर की उपलब्ध करवा रहे हैं, विथ प्रमाण दे रहे हैं, ताकि आपको पता रहे
कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। इसलिए साइकोलॉजी के तो मैंने हाथ देख लिए थे, इसके आंसर तुरंत देख लिए थे। बाकी के जो आंसर हैं वो भी अलग अलग टीम आएगी और उस टीम क्या करेगी, वो आपको बताएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको हर क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है। अब देखो, इन्होंने 11 12 के अलावा साइकोलॉजी कहीं से भी नहीं पूछी है। बाकी भी मैंने बैठ के, अभी मैं नीचे बैठ करके देख रहा था, ये है ना, मैं देख रहा था, नहीं लास्ट में मोटिवेशन नहीं होगा, लास्ट के अंदर उत्पादन होता है। लास्ट के अंदर जब अपन वैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसा प्रेरणा के बाद में प्रोडक्शन होता है, मोटिवेशन के बाद में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो समझ लो कि ये एनसीईआरटी का आने वाले समय के अंदर दबदबा रहेगा जोरदार। एनसीईआरटी किताबें पढ़नी पड़ेगी और दूसरी भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी को विशेष रूप से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आगे आपको और भी क्वेश्चन और डिटेल आपको मेरी साइकोलॉजी के बाद में भी आपको मैं बताता रहूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।